यूक्रेन पर रूस की सेना के हमलों के बीच राजधानी कीव के पास ब्रोवेरी शहर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में यूक्रेन के गृह मंत्री सवार थे। इस क्रैश में हेलीकॉप्टर में बैठे सभी 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। जबकि इस हादसे के बारे में ट्वीट करते हुए यूक्रेन की रक्षा विशेषज्ञ मारिया अवदीवा ने बताया कि ब्रोवेरी मंत्री और यूक्रेन के आंतरिक मामलों के उप मंत्री की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। बच्चों के स्कूल के पास इमरजेंसी सर्विस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसमें 2 बच्चों की भी मौत हो गई। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद चारों तरफ आग की लपटें नजर आई और आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखा। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। यूक्रेन के जांच अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ। कहीं ये हेलीकॉप्टर रूसी हमले का शिकार तो नहीं हो गया। इस हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर रूस पर शक ऐसे ही नहीं जताया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से डोनेस्क और बाखमुत पर कब्जे के लिए रूसी सेना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जबकि यूक्रेन मोर्चे पर डटा हुआ है। यही नहीं, हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्त्रिस्की पिछले कुछ दिनों से लगातार पुतिन का नाम लेकर उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। डेनिस मोनास्त्रिस्की ने जून 2022 में भी पुतिन के बारे में सनसनीखेज बयान दिया था। तब डेनिस मोनास्त्रिस्की ने कहा था कि पुतिन जितनी जल्दी मर जाएं उतना अच्छा। लेकिन पुतिन की मौत की दुआ मांगने वाले डेनिस खुद ही हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं रूस ने बदला लिया है और उसी ने यूक्रेन के गृह मंत्री और दूसरे बड़े अधिकारियों को मार दिया है। हालांकि रूस की ओर से अब तक इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। उधर रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज करते हुए इस बार बाखमुत शहर को निशाना बनाया। मिसाइल और रॉकेट हमलों से रूसी सेना ने बाखमुत में भारी तबाही मचाई और रिहायशी इमारतों को नष्ट कर दिया, जिसका एक वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। इस वीडियो में चारों तरफ खंडर में तब्दील हुई इमारतें दिखी। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। एक भी इमारत सही सलामत नहीं दिखी। सड़क किनारे तबाह हुई इमारतों का मलबा नजर आया, जबकि पूरा का पूरा शहर घोस्ट सिटी में तब्दील हो गया। दूर दूर तक कोई भी शख्स नहीं दिखा। जबकि एक दूसरे वीडियो में यूक्रेन के सैनिक लोगों को बाखमुत शहर से निकालते हुए नजर आए। ये लोग हर घर में जाकर लोगों से अपील करते दिखे कि वो अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर चले जाएं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बाखमुत और डोनेस्क में दोनों देशों के बीच युद्ध ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। यूक्रेन पर तेज होते रूसी हमलों के बीच अमेरिकी आर्मी के जनरल मार्क मिले ने यूक्रेनी सेना के जनरल वालेरी जेलुजनी से सीक्रेट मीटिंग की। जानकारी के मुताबिक दोनों सैन्य अधिकारी यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास मिले। हालांकि दोनों सैन्य अधिकारियों के बीच इससे पहले भी कई बार बातचीत हुई है, लेकिन इस तरह गुपचुप तरीके से वो पहली बार मिले हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारी जनरल मार्क मिले के प्रवक्ता ने बताया कि युद्ध के बीच दोनों देशों के आर्मी जनरल की ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच रक्षा सहयोग के बारे में विस्तार से बात हुई है। वहीं दोनों सैन्य प्रमुखों के बीच ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद में तेजी ला रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है। वहीं नीदरलैंड ने भी यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने का ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने 2023 के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। 2023 के चुनावी कैलेंडर की शुरुआत 3 राज्यों से होगी। चुनाव आयोग ने आज त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा और नागालैंड में भी 27 फरवरी को ही वोटिंग की जाएगी। तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे एक ही दिन यानी 2 मार्च को आएंगे। चुनाव आयोग ने ये भी संकेत दिए हैं कि कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के चुनाव साथ साथ करवाए जा सकते हैं। The date of issue of notification in case of Tripura would be January 21 and last date of making nominations January 30. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ईवीएम में गड़बड़ी से जुड़ा सवाल उठा तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में इसका जवाब दिया। तो अगर मैं कहूं एक बार, अगर ईवीएम बोल सकती तो क्या कहती? तो शायद ऐसे कहती, जिसने तेरे सर पर तोहमत रखी है, मैंने उसके भी घर की लाज रखी है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज हिमाचल के कांगड़ा जिले से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। घाटोटा गांव में फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। इसके लिए राहुल गांधी ने न्यायपालिका और मीडिया की बात की और कहा कि हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आरएसएस और बीजेपी का दबाव है। हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रेस हो, उनके माध्यम से भी हम अपनी बात नहीं उठा सकते क्योंकि सारे के सारों पर बीजेपी का, आरएसएस का दबाव है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रहे हैं और उनकी भारत जोड़ो यात्रा इसी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ना है। बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, डर फैला रही है। उनकी योजनाओं का लक्ष्य डर फैलाने का होता है। कांगड़ा के घाटोटा गांव में आयोजित समारोह में राज्य के सीएम सुखविंदर सुक्खू समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी को हिमाचली टोपी भेंट की। वहीं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को शॉल भेंट की। हिमाचल के कांगड़ा से जब राहुल गांधी काठगढ़ पहुंचे तो पूजा पाठ के लिए भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी देर के लिए रोक दी गई। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने राज्य के सीएम के साथ महादेव मंदिर में दर्शन किए और काठगढ़ महादेव मंदिर में राहुल गांधी ने भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना की। बकायदा मंत्रों के साथ पंडित ने राहुल गांधी की पूजा संपन्न करवाई। इस दौरान राहुल गांधी के गले में एक पीला कपड़ा भी लटका दिखा। मंदिर में राहुल गांधी जिंदाबाद के भी नारे सुनाई दिए। राहुल के मंदिर पहुंचने पर बैंड बाजे का भी इंतजाम किया गया था। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी अपने बयानों से ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं जो देश को तोड़ने में लगे हैं। राहुल गांधी जी समाज और ये देश को जोड़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं, देश को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू, मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी राहुल गांधी के साथ पैदल चलते दिखे। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के बाद हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके लिए जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए। राहुल की सिक्योरिटी डबल कर दी गई थी, जिस वजह से जब कांगड़ा से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली तो उनके साथ करीब 400 पुलिस के जवान दिखे। कांगड़ा में यात्रा के दौरान सड़क के दोनों ओर कतार बनाकर पुलिस वाले राहुल गांधी के साथ चलते दिखे। इसके साथ ही करीब 100 अफसरों की फौज भी राहुल को घेरे दिखी। जिस सड़क से भारत जोड़ो यात्रा निकली वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। मंगलवार को पंजाब के होशियारपुर में अचानक से एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल के पास आ गया था। हालांकि राहुल ने इसे सुरक्षा में चूक नहीं माना और कहा कि युवक मुझे गले लगाने आया था और अति उत्साहित था। हिमाचल में 24 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद राहुल गांधी आज रात पंजाब के पठानकोट में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद यहां से भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी और 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए राजौरी में सुरक्षा बल के जवानों ने गाड़ियों की चेकिंग की। सेना ने एलओसी से सटे इलाकों में भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। आईआईटी दिल्ली के सामने तेज रफ्तार कार ने आईआईटी में पढ़ रहे 2 छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है। घटनास्थल से कुछ दूरी पर टक्कर मारने वाली कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिली। लखनऊ में सड़क पर खुलेआम अश्लीलता फैलाने वाले युवक को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को कपल का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया था। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया के टॉप 10 मिडिल कैटेगरी हवाई अड्डों में शामिल किया गया है। ये सर्वे ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम ने किया है। बिहार के दरभंगा में स्कूल का गेट गिरने से 5 साल की बच्ची की दबकर मौत हो गई। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है। आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान को जल्द ही एक और बड़ा झटका लग सकता है। पाकिस्तान से प्रमुख गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा छिन सकता है। दरअसल अमेरिकी सांसद एंडी बिग्स ने प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश किया है। इसमें पाकिस्तान को प्रमुख गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने की मांग की गई है। विधेयक में कहा गया है कि पाकिस्तान को गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा हासिल करने के लिए उसे कुछ शर्तों का पालन करना होगा। गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से सालाना प्रामाणिकता की जरूरत होती है, जबकि इस विधेयक पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर से पहले इसे सदन और सेनेट में पारित करने के लिए भेजा गया है।
पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देता रहा है, इसलिए अमेरिकी सांसद ने ये विधेयक पेश किया है। यही नहीं, मौजूदा विधेयक से पता चलता है कि अमेरिकी सांसदों में आतंकवाद को पनाह देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कितना गुस्सा है। भारी भरकम कर्ज और लगभग खत्म हो रहे विदेशी मुद्रा भंडार ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। ऊपर से बाढ़ ने खेती को बर्बाद कर दिया। हालात ये है कि बाहर से गेहूं और आटा मंगाने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं। जबकि अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को अब गरीबी से बाहर निकलने के लिए काफी कठिन प्रयास करने होंगे। पाकिस्तान की आर्थिक तंगहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार 4.6 अरब डॉलर के नए निचले स्तर पर आ गया है। यह सिर्फ 3 हफ्ते के आयात के लायक पैसा है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान को इस मुसीबत से निपटने के लिए फौरन 33 अरब डॉलर की जरूरत है। हालांकि सऊदी अरब और यूएई जैसे कुछ देश पाकिस्तान की मदद करने को आगे आए हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल होने से बच जाएगा, इस पर संशय है। कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के बीच एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना महामारी फैलने के करीब 3 साल बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब एक दिन में कोरोना के नए केसेस की गिनती 100 से नीचे पहुंच गई है। आंकड़ों की माने तो सोमवार 16 जनवरी को कोरोना के 83 नए केस मिले और मंगलवार यानी 17 जनवरी को 89 नए केस सामने आए। 27 मार्च 2020 को पहली बार एक दिन में कोरोना केसेस की गिनती 100 के पार पहुंची थी। उसके बाद से ये पहला मौका है जब एक दिन में कोरोना के नए केसेस की संख्या 100 के नीचे पहुंची है। इतना ही नहीं, देश में पिछले 5 दिनों से कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज सुबह तक पूरे देश में कोरोना के 1998 एक्टिव मरीज हैं। स्पेन में एक आयोजन के दौरान घुड़सवार घोड़ों को आग की लपटों के बीच से गुजारते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि ये स्पेन का एक खास पारंपरिक त्योहार है। Este año mis hijas me han dado la sorpresa de traerme a ver las luminarias otra vez, que hacía que no venía 55 años. Así que estoy de verdad encantada. Lo estoy pasando genial. Me han dado un cumpleaños increíble. सेंट एंथनी को जानवरों से प्यार करने वाला संत माना जाता है और यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस दिन आग के बीच से गुजरने पर बुरी ताकतें उनसे और उनके जानवरों से दूर रहेंगी। इस फेस्टिवल में लोग पारंपरिक अंदाज में झूमते हुए भी नजर आए। प्रयागराज पुलिस ने माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी माघ मेले में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के साथ हिंदू धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या वाली किताबें बांट रहे थे। इनके पास से मिली किताबों में इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ और हिंदू धर्म को गलत धारणा से पेश किया गया। इसमें उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के जो श्लोक हैं उनकी परिभाषाएं अपने ढंग से की हैं और गलत परिभाषाएं की हैं। इससे किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। पकड़ा गया मौलाना महमूद हसन गाजी मुख्य सरगना है जो प्रयागराज के एक मदरसे में पढ़ाता है। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि इस काम के लिए दुबई से फंडिंग भी हो रही थी। जिसको ये बुक्स फ्री में देते थे उनकी फोटो खींच लेते थे और वो फोटो अपने जो तीसरा आदमी है महमूद गाजी जिसको इन्हें बुक्स उपलब्ध कराता था उसको भेजते थे। अब वो अपने दूसरे बंदे को अबू धाबी में भेजता था फोटोग्राफ है, वहाँ से इनको फिर आर्थिक सहायता 10,000 रुपये के रूप में एक बार में वो मिलती थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से इस्लामिक साहित्य से जुड़ी 200 से ज्यादा किताबें और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस अब दुबई में बैठे उस शख्स का पता लगाने में जुटी है जो इन लोगों को फंडिंग करता था। पुलिस की गिरफ्त में आए समीर उर्फ नरेश और मोहम्मद मोहनीश उर्फ आशीष ने कुछ दिनों पहले ही इस्लाम धर्म अपनाया था। महमूद हसन गाजी दुबई से मिले पैसों से इस्लामिक साहित्य छपवाकर इनके जरिए हिंदू धर्म स्थलों के पास बंटवाता था। इसके लिए दोनों अपने पुराने हिंदू नाम वाले आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे। पुलिस के मुताबिक ये सारा काम धर्मांतरण के लिए ही किया जा रहा था। हालांकि गिरफ्तार मौलाना ने धर्मांतरण कराने के आरोपों से इनकार किया। मैंने मना किया था कि माघ मेला क्षेत्र में नहीं जाना लगाने, ये चले गए, ये इनकी जो होती है कि गलती थी। धर्मांतरण भी कराते हैं? नहीं, धर्मांतरण नहीं कराते। पुलिस की गिरफ्त में आ चुके महमूद हसन गाजी को अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। जो इस्लाम कहता है और जो धर्म में है वो बातें मैंने पेश की, मैं गलत मैंने कुछ नहीं किया। फिलहाल पुलिस ने सरगना मौलाना महमूद हसन गाजी, मोहम्मद मोहनीश और समीर उर्फ नरेश को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।
यूपी के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आगाज हो गया है। पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, खेलो इंडिया अभियान के तहत खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दी जा रही है। सांसद खेल महोत्सव को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की तारीफ की। सीएम योगी ने कहा, आज भारत के पास दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। भारत के कई दिग्गज पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दिया। पहलवानों ने राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही के आरोप लगाए। कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष और सीनियर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने विवादित बयान दिया। उन्होंने पैसे लेकर दूसरे दल में जाने वाले विधायकों की आपत्तिजनक तुलना की। झारखंड के दुमका में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक कंटेनर से 810 पेटी शराब बरामद की। दिल्ली में हिट एंड रन मामले में आईआईटी दिल्ली के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया है। मृतक छात्र अपने दोस्त के साथ आईआईटी दिल्ली के सामने सड़क पार कर रहा था। तभी नेहरू प्लेस की तरफ से आ रही Hyundai वर्ना कार ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का बोनेट पिचक गया, सामने की विंडशील्ड टूट गई और बम्पर उखड़कर बाहर आ गया। हादसा बीती रात 11:15 बजे आईआईटी दिल्ली के गेट नंबर 1 के पास हुआ। मरने वाले छात्र का नाम अशरफ नवाज खान है। उसकी उम्र 30 साल थी। 3 बहनों में घर का इकलौता बेटा था। अशरफ के दोस्त 29 साल के अंकुर शुक्ला का इलाज चल रहा है। अंकुर की एक टांग की हड्डी टूट गई है। अशरफ और अंकुर दोनों आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहे थे। दोनों आईआईटी दिल्ली के सामने एसडीए मार्केट में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सड़क पार कर रहे थे। टक्कर मारने वाली कार कुछ दूरी पर लावारिस हालत में पड़ी मिली। कार चालक की पहचान हो गई है। बीएसएफ ने पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी सीमा से लगे इलाके से हथियार बरामद किए। ये हथियार पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन ने गिराए थे, जिसे जवानों ने फायरिंग करके खदेड़ दिया, जिसके बाद बीएसएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान ऊंचा टकला गांव में एक बॉक्स से हथियारों की खेप बरामद हुई। बीएसएफ के मुताबिक फायरिंग के बाद ड्रोन चाइनीज मेड हथियार फेंककर पाकिस्तानी सीमा की तरफ भाग गया। जब सर्च करी तो एक लकड़ी का पूरा पैकेट मिला और पैकेट को जब खोला गया तो उसमें 4 चाइनीज पिस्टल, 8 मैगजीन और 47 9mm के राउंड मिले। पूरी घटना गुरदासपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 7 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में हुई। बीएसएफ को अंदेशा है कि गणतंत्र दिवस पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये साजिश रची गई। गणतंत्र दिवस का पावन दिन आ रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से कोई खुराफात करने के लिए, कोई बड़ी घटना को वारदात देने के लिए इस तरह से हथियार इस इलाके में भेजे जा रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में जारी आर्थिक मंदी की सबसे अधिक मार टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों पर पड़ी है। यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियों में सबसे ज्यादा छटनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर की कंपनियों में जनवरी के महीने में हर रोज 1600 से ज्यादा टेक कर्मचारियों की छटनी हुई। जनवरी के पहले 15 दिनों में दुनिया की 91 कंपनीज ने 24,000 से ज्यादा टेक कर्मचारियों को निकाल दिया। वहीं 2022 में हर रोज औसतन 1000 टेक कर्मचारियों की छटनी हुई थी। इस बीच भारतीय कंपनियों की तरफ अच्छी खबर ये है कि पीडब्ल्यूसी के सालाना सर्वे में 85% सीईओ ने कहा है कि उनकी छटनी की कोई योजना नहीं है, जबकि 96% सीईओ ने ये कहा है कि इस साल सैलरी में कटौती की भी कोई योजना नहीं है। मिशन 2024 के लिए तीसरा मोर्चा बनाने की मुहिम में जुटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खम्मम में मेगा रैली की, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। हालांकि विपक्षी एकता के लिए मुहिम चलाने का दावा करने वाले नीतीश कुमार यहां नहीं पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद खम्मम में विरोधी दलों के नेता जोश में दिखे, जिन्हें देखने सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विपक्ष की तरफ से अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, भगवंत मान, पिनराई विजयन मेगा रैली में नजर आए। रैली के जरिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश की राजनीति को खराब बताया और पीएम मोदी पर गवर्नरों के जरिए राज्य सरकारों को परेशान करने का आरोप लगाया। दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है,
ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। इससे पहले केसीआर के न्योते पर दिल्ली पहुंचे नेताओं ने मंदिरों के दर्शन किए। जोशीमठ में घरों में आई दरार के बाद से वहां के लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। जोशीमठ में कल से 24 जनवरी के बीच बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जिससे उन लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं जिनके घर टूट चुके हैं या खतरे में हैं। ऐसे लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं। मौसम बिगड़ते ही इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जोशीमठ के अन्य लोगों में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद डर का माहौल है। उन्हें अपने घर को लेकर भी भय हो रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने जोशीमठ में सर्वे कर रही विभिन्न एजेंसियों को 1 हफ्ते से लेकर 2 महीने का वक्त दिया है, जिसमें तय वक्त पर हर एजेंसी को सर्वे रिपोर्ट सौंपनी होगी ताकि जल्द से जल्द समस्या की जड़ का पता चल सके। और जोशीमठ में 8वें दिन भी तोड़फोड़ का काम जारी रहा। जिन घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, उन घरों और होटलों को प्रशासन की टीम ने तुड़वाया। इस दौरान लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री रहे मनप्रीत सिंह बादल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब हिंदुस्तान का चांद होता था, लेकिन आज पिछड़ गया है। मनप्रीत सिंह बादल के इस्तीफे पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मनप्रीत बादल को राजनीतिक प्रवासी बताकर निशाना साधा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम 2 स्वरूप काबुल से दिल्ली पहुंच गए हैं। अफगान सिख समुदाय के 3 लोग गुरु ग्रंथ साहिब के 2 स्वरूप लेकर भारत पहुंचे। अमरावती से सांसद नवनीत राणा के पति और विधायक रवि राणा ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। रवि राणा ने कहा, जो भगवान का विरोध करेगा उसका उद्धव जैसा हाल होगा। पिछले 4 दिनों से दिल्ली में धूप तो खिल रही है, लेकिन ठंड से फिर भी राहत नहीं मिल रही है। इसकी वजह है शीतलहर, जो सुबह से ही चलनी शुरू हो जाती है और शाम ढलते ढलते बर्फीली हो जाती है। यही वजह है कि रात में पारा 0 के करीब पहुंचने की भी संभावना बन जाती है। पिछले 3 दिनों में दिल्ली का तापमान 4.7 डिग्री से घटकर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। बुधवार को दिल्ली में सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। शीतलहर से बचने के लिए दिल्ली के लोग गर्म कपड़ों से पैक होकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि दिन में धूप होती है बट शीतलहर चलती है, ये जो हवा चलती है उसकी वजह से ठंड है। धूप से जो राहत मिलती है वो 10-11 बजे के बाद मिलती है, लेकिन अभी कवर होके ही बाहर निकलना पड़ता है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जनवरी से तापमान में बढ़ोतरी और शीतलहर में कमी होगी, लेकिन 23 और 25 जनवरी को बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, साथ ही ओले गिरने का भी अनुमान है। और हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से 21 जनवरी से 25 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि होगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 23 और 24 जनवरी को जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर हल्की से मध्यम ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं 21 जनवरी से 25 जनवरी तक पहाड़ों पर हिमपात और बारिश की भी संभावना जताई गई है। ऊपर के और मध्यम क्षेत्र के जो इलाके हैं वहाँ हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। उसके बाद फिर से ये जो सिलसिला कंटिन्यू करेगा और ये जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बढ़ेगा और 22 से 26 तक जो है फिर से एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, काफ़ी एक्टिव है। उधर राजस्थान के कई इलाकों में तापमान अभी भी 0 डिग्री के नीचे बना हुआ है। सीकर के फतेहपुर में तो लगातार 5वें दिन तापमान माइनस से नीचे दर्ज किया गया, जिसके चलते खेतों में बर्फ जम गई। ओस की बूंदें सफेद बर्फीली मोतियों की तरह जमकर लटक गई। पेड़ों की पत्तियों पर भी ओस की बूंदें बर्फ बन गई। सीकर के फतेहपुर में बुधवार को न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान के रामपुरिया में भी खेतों और घास पर बर्फ जम गई। यही नहीं, बाल्टी में रखा पानी भी बर्फ में तब्दील हो गया। राजस्थान में लगातार पड़ रही बर्फीली सर्दी का असर फसलों पर भी नजर आ रहा है। लगातार पाला पड़ने से फसलें बर्बाद हो रही हैं और सबसे ज्यादा सरसों और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। झुंझुनू जिले में फसलों के साथ साथ मेढ़ों पर भी बर्फ जम गई। इसकी वजह से गेहूं, जौ, चना और मेथी की फसल को नुकसान हुआ है। वहीं पाली में भी पाला पड़ने की वजह से किसानों की टमाटर, बैंगन और मिर्ची की फसल नष्ट हो गई।
श्रीगंगानगर में भी खेतों में बर्फ जम गई है, जिससे किसानों को आशंका है कि फसलों को नुकसान होगा। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। ट्रेन में एक मुस्लिम यात्री के साथ मारपीट के मामले पर उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश की और इस घटना को पूरी कौम के लिए चैलेंज बता दिया। ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। अब क्या मुसलमान कौम के अंदर इतनी भी वो नहीं रही है कि वो अपनी उसका बदला ले सके। हम समाजवादी पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार मुस्लिम कौम के साथ गैर इंसानियत का सुलूक कर रही है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। मोदी जी से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर हम किस तरीके से जिंदगी यहाँ गुजारें। आप बताइए, हमें कोई तरीका ऐसा बताइए कि जिससे कि हमें हमारे साथ जो सलूक हो रहा है न हो सके। दरअसल शुक्रवार को पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में एक मुस्लिम युवक से मारपीट का वीडियो सामने आया था। ये घटना ट्रेन में दिल्ली से मुरादाबाद जाते समय हुई थी। दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर हंगामा हुआ जब रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने एक बैग से नोटों की गड्डियां दिखाई। मोहिंदर गोयल ने इन पैसों को दिखाकर दावा किया कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई और इसे साबित करने के लिए ही वो सदन में एक झोला लेकर पहुंच गए और जब बोलने के लिए खड़े हुए तो इससे नोटों की गड्डियां निकालकर आरोपों की झड़ी लगा दी। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मोहिंदर गोयल ने दावा किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में नर्सिंग सहित कई पदों पर भर्ती के लिए टेंडर निकला है। नियमों के मुताबिक अस्पताल में भर्ती में 80% पुराने कर्मचारियों को रखना पड़ता है। भर्ती के खेल में उन्हें शामिल करने के लिए घूस की पेशकश की गई और भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए उन्होंने सेटिंग कर ली। गोयल के मुताबिक पैसे मिलने के बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस, मुख्य सचिव से लेकर एलजी तक से शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूँ, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूँ। गोयल ने दावा किया कि भर्ती घोटाले में शामिल होने के लिए उन्हें 15 लाख रुपए की पेशकश की गई, जिसकी टोकन मनी उन्होंने भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने के लिए ली। गोयल के मुताबिक इस घोटाले के पीछे खतरनाक लोग हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है। अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति है कि मेरे साथ भी वो कुछ कर। सदन में गोयल ने जब अब तक इस मुद्दे पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने का दावा किया और इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की, तो स्पीकर ने उनसे शिकायत की कॉपी देने को कहा। ये सारा मैटर आप लिख करके लेटर पैड में मुझे दीजिए, मैं इसको पेटिशन कमेटी को रेफर कर रहा हूँ। जो लेटर आपने एलजी को लिखे, जो भी लेटर आपने कमिश्नर को लिखा। गोयल के खुलासे को आम आदमी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बताया और स्पीकर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। हालांकि बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी का ड्रामा करार दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी लगाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 50 ओवर में 349 रन बनाए। इस दौरान शुभमन गिल लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा कर सके। 149 बॉल की पारी में शुभमन ने 19 चौके और 9 छक्के लगाकर 208 रन बनाए। वो वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। शुभमन ने 23 साल 132 दिन की उम्र में डबल सेंचुरी लगाई और ईशान किशन को पीछे छोड़ दिया। भारत के लिए दोहरा शतक लगाने वाले शुभमन गिल 5वें बल्लेबाज हैं। उनसे पहले रोहित शर्मा वनडेज में सबसे ज्यादा 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और ईशान किशन भी भारत की तरफ से डबल सेंचुरीज लगा चुके हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति भवन में दंगाइयों ने 8 जनवरी को जो तोड़फोड़ मचाई थी, उसकी सीसीटीवी तस्वीरें पुलिस ने जारी की हैं। तस्वीरों में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के सैकड़ों समर्थक राष्ट्रपति भवन में घुसते दिख रहे हैं। और ब्राजील के राष्ट्रपति भवन में घुसते ही दंगाइयों ने कैसे तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी थी, ये सब सीसीटीवी में कैद हो गया था। इन तस्वीरों को अब ब्राजील की पुलिस ने जारी किया है, जिसमें एक शख्स अलमारी पर रखी 17वीं शताब्दी की एक घड़ी को नीचे गिराता दिख रहा है। ये घड़ी फ्रांस के शाही दरबार ने पुर्तगाल के तत्कालीन राजा को उपहार में दी थी। वहीं एक शख्स शीशे के टेबल को लोहे के एक रॉड से तोड़ता दिखा। दूसरा दंगाई एक अलमारी को तोड़ता दिखा। दंगाइयों में से एक शीशे के गेट पर लोहे का रॉड फेंकता दिखा, तो दूसरे ने ग्लास से बनी दीवार पर फायर एक्सटिंग्विशर ही दे मारा।
8 जनवरी को दंगाइयों ने ब्राजील के राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ मचाई थी, जिसके बाद 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 39 दंगाइयों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। जो पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक थे और जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में घुसकर उत्पात मचाया था। पुलिस के बॉडी कैम में रिकॉर्ड तस्वीरों में पुलिस और दंगाइयों के बीच झड़प भी रिकॉर्ड की गई। इस दौरान पुलिस वाले दंगाइयों पर काली मिर्च छिड़कते दिखे। अनुमान के मुताबिक दंगे की वजह से $77 लाख की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। ब्राजील सरकार दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करने की तैयारी में जुट गई है। सरकारी भवनों में तोड़फोड़ मामले में ब्राजील के राष्ट्रपति ने कार्रवाई की है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में लगे 40 सैनिकों को हटा दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा के लिए जारी मॉडल प्रश्न पत्र का एक सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इस प्रश्न पत्र को लेकर सियासत गर्मा गई, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में छात्रों से नक्शे पर आजाद कश्मीर को चिन्हित करने के लिए कहा गया था। ये मॉडल प्रश्न पत्र पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्या मंदिर का था, जिसमें छात्रों को मैप पर आजाद कश्मीर चिन्हित करने को कहा गया था। यानी पूछे गए सवाल में छात्रों को पीओके में कश्मीर के हिस्से को आजाद कश्मीर के रूप में पहचानने के लिए कहा गया, जबकि भारत पूरे केंद्र शासित प्रदेश को अपना अभिन्न अंग मानता है और इस इलाके को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है। लिहाजा इस पर सियासी विवाद होना ही था। मामले को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा और इसे एक जिहादी साजिश करार दिया। सुभाष सरकार ने कहा कि उनका मंत्रालय इस मामले की पड़ताल करेगा। He is inspiring terrorism. पश्चिम बंगाल बोर्ड के टेस्ट पेपर पर विवाद के बाद राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इसे एक गलती बताया। वहीं पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन ने भी इस गलती को सुधारने की बात कही। इसके लिए पश्चिम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रामानुज गांगुली ने मॉडल प्रश्न पत्र में गड़बड़ी की बात मानी और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रामानुज गांगुली ने कहा कि एक प्रश्न पत्र में इस गलती का पता चला है, मामले की जांच की जा रही है और संपादकीय टीम के उन सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिन्हें मॉडल प्रश्न पत्र की प्रूफ रीडिंग का काम सौंपा गया था। वहीं टीएमसी विधायक तापस रॉय ने कहा कि उनकी पार्टी अलगाववादियों के खिलाफ है। टेस्ट पेपर का मुद्दा महज एक गलती है। It is a mere mistake, and our party, the people of Bengal, under the leadership of Mamata ji, we are always against any separatist movement. टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी कहा कि उनकी पार्टी किसी भी गलत चीज का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ऐसा प्रश्न बनाया है तो उसने गलत काम किया है। और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शहबाज शरीफ के बातचीत वाले बयान का समर्थन किया। पाकिस्तान से बातचीत पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें संविधान के दायरे में रहकर कश्मीर समस्या का समाधान करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने सरकार से पाकिस्तान से व्यापार बढ़ाने की अपील की। दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने मेट्रो के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के पानीपत से कार चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। देर रात सेक्टर 24 में घर के बाहर खड़ी कार को चोर चोरी कर फरार हो गए। हरियाणा के पलवल में वकील पर हथौड़ा से हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बीच लड़कियों के लिए स्नो स्कीइंग कोर्स की शुरुआत हो गई है। पहले बैच में श्रीनगर के तमाम स्कूलों से करीब 45 लड़कियों ने हिस्सा लिया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अब तक खामोश थे। लंबी चुप्पी के बाद दोनों नेताओं को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और इसकी मजबूरी भी थी। इस मुद्दे पर आम जनता के रुख को भांपने और इनसे जुड़े सवाल बार बार पूछे जाने पर तेजस्वी ने अपने ही दल के नेता और अपने ही सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से किनारा कर लिया। बयानवीर जो लोग हैं उनके पास लोग हैं क्या? जो लोग हैं बिहार के लोग वो लालू जी के साथ और नीतीश जी के साथ हैं। बाकी जिसको जो बयान देना देते रहे उससे क्या फर्क पड़ता है?
लालू और नीतीश को नेता बताकर तेजस्वी चंद्रशेखर के बयान से पल्ला झाड़ते दिखे, लेकिन उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि आस्था के मामले में भावनाओं को भड़काने वाली बयानबाजी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऐसे में मीडिया ने यही सवाल समाधान यात्रा में घूम रहे नीतीश कुमार से पूछ लिया। मंत्री जी को अपनी बात वापस ले लेनी चाहिए ना। नहीं, हम तो उसको कह चुके हैं, अब आपको क्या बोले, कह चुके हैं। अब तो उनके पार्टी के तरफ से भी कह दिया है ना, तो सब ठीक है। ये सब पर मत ज्यादा चर्चा। असल में नीतीश कुमार को भी इस बात का अंदाजा है कि घर घर में पूजे जाने वाले ग्रंथ रामचरितमानस के खिलाफ ऐसी बयानबाजी से महागठबंधन की छवि नहीं सुधरने वाली। नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए उन्हें इस मुद्दे पर जनता के रुख का अंदाजा रहा होगा। लेकिन एक तरफ कमजोर मुख्यमंत्री का ठप्पा, दूसरी तरफ गठबंधन के सबसे बड़े दल के मंत्री का बयान और तीसरी तरफ इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की चुप्पी, इन सब की वजह से नीतीश की जुबान पर ताला लगा रहा और ये ताला तब खुला जब तेजस्वी की चुप्पी टूट गई। हम लोगों का व्यू है, कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चूँकि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद तेज हुई सियासत को महागठबंधन में दरार से जोड़कर देखा जाने लगा, इसलिए इस मुद्दे पर तेजस्वी और नीतीश को देर से ही सही सामने आना पड़ा। नीतीश सामने आए तो खुद को फिर से धर्मनिरपेक्षता के बड़े पैरोकार बताते दिखे। हमने तो पहले ही समझा दिया, तो अभी तो डिप्टी सीएम ने भी कह दिया, इसलिए वो सब कोई बात नहीं। और रामचरितमानस पर बिहार के एक मंत्री के बयान का विवाद खत्म भी नहीं हुआ कि महागठबंधन सरकार में मंत्री सुरेंद्र यादव का एक और बयान आ गया। इस बार आरजेडी कोटे से मंत्री सुरेंद्र यादव के निशाने पर सेना रही और 2024 के लोकसभा चुनावों से जुड़ी महागठबंधन की तैयारियों पर जैसे ही पत्रकारों ने सवाल पूछे, सहकारिता मंत्री ने सेना की आड़ में बीजेपी पर बिना देरी किए निशाना साध लिया। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है, इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। सियासी गलियारों में सुरेंद्र यादव के इस बयान का एक ही मतलब निकाला गया, वो ये कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सेना पर हमले करवाती है। बयान आया तो साथ में विवाद भी लाया और विवाद आया तो मुख्यमंत्री का रुख सामने आने से पहले उनकी हंसी निकल आई। भाजपा जो है सेना से हमला करवाता है, सेना पे हमला करवाती है सेना। सवाल सुनकर मुख्यमंत्री सहित वहां मौजूद तमाम लोगों की हंसी छूट आई, लेकिन जवाब तो कुछ देना ही था। कौन क्या बोलता हम तो देखे भी नहीं। आप जान रहे हैं, हम तो चारों तरफ घूम रहे हैं और लौट करके जाते हैं तो एक एक चीज को देखते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, तो इसलिए बाकी कौन क्या बोल रहा है हम देख ही नहीं रहे आजकल। अपने ही सहकारिता मंत्री के सेना पर दिए बयान पर नीतीश का वही रवैया दिखा जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के फौरन बाद दिखा था। लेकिन इस तरह के बयानों से सियासी फायदा होगा या नुकसान, इसे महागठबंधन के कई नेता अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसलिए महागठबंधन के कुछ नेता इस बयान पर लीपा पोती के लिए आगे आए। एक न्यूज जो दिखाए जाते रहे हैं कि इस पर हमला हुआ, उस पर कितने आतंकवादियों को मार गिराया गया, जबकि पता चलता है कि देश के जवान मार गिराए जा रहे हैं और उसका बदला लेने की बात कह के जनता में स्टिमुलेशन पैदा करने की कोशिश हो रही है। उन्मादों के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विवादित बयान की रफूगिरी शुरू हुई तो आरजेडी ये समझाने की कोशिश करती दिखी कि उनके मंत्री ने क्या कहा होगा। तो सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है कि भावनात्मक मुद्दे को बीजेपी उठाती है। अब सब लोगों को पता है, इसी के संदर्भ में उन्होंने कहा होगा। अब जब महागठबंधन सरकार के मंत्री एक के बाद एक विवादित बयान देकर विपक्ष को मौका दे रहे हैं, तो विपक्ष में बैठी बीजेपी भला इसे लपकने से क्यों चूके। सो बीजेपी ने रामचरितमानस विवाद की ही तरह इस बयान को भी हाथों हाथ लिया और इन बयानों के सिलसिले से ये साबित करने की कोशिश की कि महागठबंधन बेलगाम नेताओं का कुनबा है जो ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं। नीतीश कुमार जी और महागठबंधन में जेडीयू के लोग समझते हैं कि ये क्या हो रहा है और ये चलने वाली नहीं है। बीजेपी महागठबंधन के नेताओं पर सेना को अपमानित करने का आरोप लगाती दिखी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह उनकी पार्टी भी सहकारिता मंत्री के बयान पर साफ साफ कुछ भी कहने से बचती दिखी। फिलहाल जेडीयू का एक ही रुख है कि देश, सेना, आतंकवाद और विदेश नीति पर सियासत की गुंजाइश नहीं।
एक तरफ आरजेडी कोटे के मंत्री महागठबंधन सरकार की मुसीबत बढ़ाते दिखे, तो दूसरी तरफ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने तो बीते कुछ दिनों से सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुधाकर की बयानबाजी से गठबंधन पर सवाल खड़े होने लगे, तो आरजेडी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने को मजबूर हो गई। आरजेडी की तरफ से महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सुधाकर सिंह को नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि चूंकि उनके बयानों से गठबंधन धर्म की मर्यादा टूटी और पार्टी का बड़ा तबका आहत हुआ, इसलिए क्यों न उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और वो पत्र जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के आलोक में दिया गया, पार्टी के संविधान के तहत दिया गया। साफ है कि नोटिस राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लाल प्रसाद के निर्देश पर दिया गया और सुधाकर सिंह से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया। जाहिर है महागठबंधन में दरार भले ही दिख रही हो, लेकिन लालू प्रसाद इस वक्त बीजेपी को रोकने के लिए इस गठबंधन को नहीं तोड़ना चाहते। बताया गया कि चूंकि नीतीश बिहार की सत्ता तेजस्वी को सौंपने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, इसलिए सिंगापुर में इलाज करा रहे लालू प्रसाद इस गठबंधन को बचाने के पक्ष में हैं। जनवरी के महीने में यूरोप के कई देश कुदरत की मार झेल रहे हैं। जनवरी में यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। बेल्जियम की सबसे ऊंची पहाड़ी सिग्नल डे ब्रॉन्टेस बर्फबारी से पूरी तरह सफेद नजर आई। यहाँ पेड़ों पर भी बर्फ का कब्जा हो गया। स्पेन का विटोरिया शहर भारी बर्फबारी से ढक गया है। यहाँ सड़कों पर बर्फ जमने से लोगों को परेशानी हो रही है। अमेरिका में शिकागो के एक अस्पताल में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ 2 रोबोट 24 घंटे काम कर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया के सभी देशों को चुनौती दी है। दावोस में हुई विश्व आर्थिक मंच की बैठक में गुटेरेस ने रूस यूक्रेन युद्ध के सामने आई चुनौतियों पर चिंता जताई। वाराणसी में मंगलवार से हॉट एयर बलून शो की शुरुआत हुई। 4 दिन के इस आयोजन के दूसरे दिन सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड से 8 हॉट एयर बलून ने उड़ान भरी। इसमें बैठे करीब 100 पर्यटकों ने आसमान से काशी का विहंगम नजारा देखा। ये लग ही नहीं रहा कि ये काशी है, वो शहर है जहाँ पर लोगों के छत दिखाई दे रहे हैं और ये रूट दिखाई दे रहा है। एक बिल्कुल 3D पिक्चर दिखाई दे रहा है जैसा कि हम मैप में देखते हैं। और इतनी ऊंचाई पर इस वक्त हमारी ऊंचाई तकरीबन 100 मीटर के आसपास है। जिले के कई आला अधिकारी अपने परिवार के साथ फेस्टिवल का लुत्फ उठाते दिखे। इस दौरान लोग अपने घरों की छतों से बलून में सवार लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। हालांकि जो लोग बलून में सवार थे उनके लिए ये किसी रोमांचक अनुभव से कम नहीं था। पर से किस तरह से काशी नजर आती है वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आपको मकान ही मकान दिखाई देंगे और बीच में चिरती हुई कुछ पतली गलियां। दरअसल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 जनवरी से 20 जनवरी तक ये खास आयोजन किया जा रहा है। इसमें जमीन से आकाश तक काशी के कई रंग देखने को मिलेंगे। मंगलवार को शाम के 7 बजते ही डीजे, लाइट और 12 हॉट एयर बलून का अद्भुत नजारा दिखा। बलून्स कभी एक साथ टिमटिमा रहे थे तो कभी एक एक करके। ये देखकर स्थानीय लोग और पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए। यूपी पर्यटन विभाग ने इस 4 दिन के महोत्सव का आयोजन शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के लिए डिस्प्ले इवेंट के तौर पर किया है। इसी साल मार्च से इसे आम लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। इसके लिए हॉट एयर बलून की राइड का किराया भी तय कर दिया गया है। एयर बलून की सैर के लिए 500 रुपए खर्च करने होंगे। आप करीब 45 मिनट तक हॉट एयर बलून राइड ले सकेंगे। इस हॉट एयर बलून के जरिए टूरिस्ट 5 से 7 किलोमीटर तक का सफर आसमान में कर पाएंगे। हर बलून में 30 लोगों को यात्रा करने का इंतजाम किया गया है। मार्च से आम लोगों के लिए ये राइड शुरू करने की योजना है। हरियाणा के पानीपत में एक धागा फैक्ट्री में मंगलवार को भयानक आग लग गई थी। इस दौरान फैक्ट्री पर लगे तिरंगे को सुरक्षित उतारने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी सुनील मेहला ने अपनी जान की बाजी लगा दी। फैक्ट्री के मेन गेट की छत पर तिरंगा लहरा रहा था। आग लगने के बाद जब कोई भी फैक्ट्री में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, सुनील अपनी जान की परवाह किए बिना छत पर चढ़ गए और कुछ ही देर में तिरंगे को सुरक्षित नीचे उतार लिया।